Hello students, how are you? I'm fine and you also fine, I hope. Now, today we discuss class 12 topic P block elements. Okay, P block elements, we already discussed that topic in class 11. In class 11, third chapter, first discuss the modern periodic tables. Modern periodic tables, the all elements synchronized in a table that are called modern periodic tables. In that periodic table, very systematic periodic tables. In that periodic tables, there is four blocks, four parts: S block, P block, D block, and F block. S block have done in class 11. P block is divided in a 6 group: 13, 14, 15, 16, 17, and 18. Okay. So now in class 11 we already discussed 13 and 14. In that class we discussed 15, 16, 17, and 18. Then we discussed the D block elements. Okay. So now first we discuss group 15. Group 15, that group are called nitrogen group because the first elements is nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, and bismuth. Okay. That is called a nitrogen group. Why is calling nitrogen group? Because first the element is a nitrogen, so that's why it's calling a nitrogen group. In that group, first is atomic number is 7, so 1s2, 2s2, 2p3. Now that is 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Now we observe that in last cell the number of electron only 3, so that the general electronic configuration is ns2np3. That is the general electronic configuration of this group. Okay. In that case, we observe that the last electron present in only 3 electrons. So that's why यहाँ पे अगर इसका ऑक्सीडेशन की बात करें, ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, कोवेलेंसी की बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसको हम लोग ऐसे करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? -3. 3 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं या 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा. सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने होंगे? 5. वैलेंसी कितनी होगी? 3 होगी. ठीक है. तो ये जो होता है इसका जनरल हमने इंट्रोडक्शन देखा है. नाइट्रोजन के इस ग्रुप को एक और नाम से जाना जाता है नाइकोजेंस. नाइकोजेंस के नाम से जानते हैं. इसको कहते हैं नाइको, इसके कंपाउंड्स को नाइकोटाइड्स कहते हैं. इसके कंपाउंड को नाइकोटाइड्स के नाम से जाना जाता है. क्यों नाइकोजेंस कहते हैं? क्योंकि नाइकोजेंस का मीनिंग होता है सफोकेशन. सफोकेशन, बहुत ज्यादा सफोकेशन होना, इसलिए इसको नाइकोजेंस कहा गया है. ठीक है. अब हम यहाँ पे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे. मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज को लाइन से लिखूंगी. ठीक है. और हम बिल्कुल शॉर्ट और फास्टली इसको डिस्कस करेंगे. नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. ये हो गया. मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देती हूँ. एटॉमिक रेडियस, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फोर्थ मेटेलिक प्रॉपर्टी, फिफ्थ बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, और सिक्स यहाँ पे आ गया कैटिनेशन. कैसे आपको ये जल्दी याद रहे, बस मैं एक ट्रिक बता रही हूँ कि कैसे आप इस टॉपिक को रिमेम्बर कर सकते हो, याद रख सकते हो. ओके. फर्स्ट एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन आउटर सेल टू न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस. ये होता है एटॉमिक रेडियस. ठीक है. इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है? एटॉमिक रेडियस कहलाता है. तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? तो टॉप टू बॉटम जाने पे
आपको दिख रहा है टॉप टू बॉटम मैंने 2 ही कर लिया। टॉप टू बॉटम हम जा रहे थे, यहाँ पे देखो 2 शेल है, यहाँ पे 3 शेल है, नंबर ऑफ शेल यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। तो टॉप टू बॉटम जाने पे नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है मतलब साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है मतलब रेडियस बढ़ रहा है। तो टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमारा एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टॉप टू बॉटम की बात करें, मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको ऐसा ट्रिकी बता रही हूँ कि कैसे आप याद रख सकते हो। टॉप टू बॉटम ये है तो ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम जाती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, साइज पर डिपेंड करती है। जितना बड़ा साइज होगा अट्रैक्शन फोर्स उतना ही कम होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने बनाया है कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है इसको मुझे निकालना है तो इसके बीच का न्यूक्लियस से इसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है, और अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होने की वजह से इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मेरे डिफिकल्ट हो जाएगा। इनके बीच का देखो डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है, सॉरी इसके बीच का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हो गया इसके कंपेयर में, इससे भी इलेक्ट्रॉन निकालना मेरे लिए थोड़ा सा और कम हो गया, मतलब मैं आसानी से निकाल सकती हूँ, कम एनर्जी चाहिए। ये डिस्टेंस और बढ़ गया, और बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन को मैं और आसानी से निकाल सकती हूँ। मतलब जैसे जैसे साइज बढ़ते जाएगा मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी क्या लगेगी, कम लगेगी। मतलब टॉप टू बॉटम हम जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हो रही है, साइज इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जस्ट इसी की होगा कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए अट्रैक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो भी कम हो रही है ना। तो टॉप टू बॉटम जाते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि हमारा साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मेटेलिक प्रॉपर्टी, मेटेलिक प्रॉपर्टी देखो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या मेटेलिक प्रॉपर्टी सब एक दूसरे से सिंक्रोनाइज्ड है। मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, क्योंकि हमको पता है कि अगर हमारा साइज बढ़ेगा तो हमको इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान होगा, जितनी जल्दी हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो उतना ही अच्छा मेटल होता है। तो साइज बढ़ने पर मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो मतलब ये दोनों क्या होते हैं, नॉन मेटल, ये दोनों मेटलॉइड्स, और ये होता है मेटल, ठीक है। ये सब किस पर डिपेंड कर रहा है, साइज पर। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ये थोड़ा सा चेंज है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, देखो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो वहां पे साइज बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट क्यों चेंज हो जा रहा है, तो हम मेल्टिंग पॉइंट को मैं ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी नहीं करती। कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन करना, स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन, दैट इज अ कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो नाइट्रोजन में कैटिनेशन प्रॉपर्टी बहुत कम होती है एज कंपेयर टू कार्बन ग्रुप, कार्बन ग्रुप के कंपेयर में इसमें कैटिनेशन प्रॉपर्टी कम होती है। लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात करें, नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात, तो फास्फोरस में कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा होती है क्योंकि सिंगल चेन का फॉर्मेशन करता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, जबकि ये मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, P4 का फॉर्मेशन करता है और स्ट्रेट चेन बनाता है, चाहे वो रिंग में हो चाहे स्ट्रेट में हो, तो इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। तो ये हमने एक सिंपल शॉर्टकट ट्रिक किया कि टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है। यहाँ पे मैं एक एक्सेप्शन आपको बताना चाहूंगी कि आयनाइजेशन एनर्जी हमने टॉप टू बॉटम तो डिस्कस कर लिया, लेकिन अगर मैं कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के डिस्कस करूँ, 14 ग्रुप है, 15 ग्रुप है, 16 ग्रुप है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, तो यहाँ पे इन दोनों से ज्यादा सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के जो लास्ट सेल है, नाइट्रोजन का जो लास्ट सेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। हमको पता है कि पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन, ये फुल फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड, कोई भी चीज पूरा भरा होगा या आधा भरा होगा, दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, वो स्टेबल होता है। और कोई भी चीज स्टेबल है तो उसकी स्थिति को बिगाड़ने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी लगेगी, है ना। तो ये दोनों स्थिति बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, इसको हमको डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इन दोनों के कंपेयर में ज्यादा होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच वन हैज ग्रेटर आयोनाइजेशन एनर्जी
carbon, nitrogen and oxygen. So now your answer is nitrogen has greater ionization energy as compared to carbon and oxygen because its last cell has 3 electron, 3p electron, that is a half filled and that is much more stable. So that's why it has greater ionization energy. Okay. तो ये जो टॉपिक था बहुत ट्रिकी, हमने बिल्कुल शॉर्टकट में आपको एक्सप्लेन करके बताया है. अगला आता है ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट नेक्स्ट. ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, नाइट्रोजन ग्रुप का ऑक्सीडेशन मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे -2 -3 -2 -1 देन +3 +4 +5. इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ना, तो मैं आपको 1 बाय 1 बताती हूँ. -3 नाइट्रोजन और फास्फोरस से शो करेगा. आर्सेनिक सीधा शो करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है. स्मॉलर साइज, ड्यू टू स्मॉलर साइज होने की वजह से इसको इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना ज्यादा आसान होता है. स्मॉलर साइज है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है न्यूक्लियस के साथ, इसलिए जल्दी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर सकता है. लेकिन जब हम और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है ये, है ना. इसलिए C- ऑक्सीजन -3 मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लेना, है ना, इसलिए माइनस चार्ज लगा, तो ये नहीं कर पाएगा. ठीक, ये दोनों कर पाते हैं, इसीलिए ये नाइट्राइट का फॉर्मेशन करते हैं. जैसे ये कैल्शियम नाइट्राइट, दैट टाइप ऑफ कंपाउंड फॉर्म नाइट्रोजन. -2 जो होता है सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस ही देंगे. नाइट्रोजन जो देता है ये बनाता है हाइड्राजीन, इसका नाम है हाइड्राजीन. फास्फोरस जो बनाता है ये बनाता है डाइफास्फीन P2H4. -1 देता है C-अमाइन, इसका नाम है हाइड्रोक्सिलेमिन. ठीक है. -3 और -5 ये जो दोनों है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ. जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे +5 की स्टेबिलिटी कम होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, और +3 जो है इंक्रीज होते जाता है. डाउन द ग्रुप जाने पे +5 की स्टेबिलिटी जो हो रही है डिक्रीज हो रही है, +3 की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है. होता है इसका कारण है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, व्हाट इज द इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ होगा, फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इनर्ट पेयर चीज होता क्या है ना. तो हम यहाँ पे देखें कि +5 की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, +3 ज्यादा रही, मतलब इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट्स हैं वो +5 की बजाय +3 देना ज्यादा पसंद करेंगे. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे यूज करते हैं वर्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट. हम यूज करते हैं यहाँ पे वर्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट. ठीक है. इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, देखिए. आपको पता है कि हम 3d और 4s के जब इलेक्ट्रॉन भरते थे तो हमने पहले 4s2 भरा, फिर बचा हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता था 1 से 10 तक, है ना. तो यहीं से शिल्डिंग इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है. यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, पहले इलेक्ट्रॉन हमने इसमें भर दिए 2, अब बचा हुआ इलेक्ट्रॉन सब कहाँ जा रहा है, 3rd. एक और बनाना पड़ेगा सर बच्चों. ये ठीक है. अब बचा हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरते जा रहे हैं. तो आप देखो कि हमारा जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो किसके बीच में होता है, हमारा अट्रैक्शन फोर्स इनके बीच में होता है, न्यूक्लियस टू एटम मोशन. लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ भरते जा रहे हैं, यहाँ. तो ये क्या कर रहा है, ये इसके और इसके बीच में एक शील्ड बना रहा है, एक पर्दे का काम कर रहा है. तो पर्दा बन जाएगा तो क्या होगा, अगर हम और आप एक दूसरे को देख रहे हैं, हमारे बीच में एक पर्दा बन जाए, तो क्या आप मुझे देख सकते हो, नहीं देख पाओगे.
एक सिल्ट का फॉर्म हो जाता है। सिल्ट के फॉर्म की वजह से हम प्रॉपर फेस टू फेस यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। तो यही काम यहाँ पे होता है कि नहीं होने की वजह से इनका अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, और अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जैसे जब नीचे जाते जाते हैं कि एफ और डी का जो इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी फुलफिल्ड है। जैसे बिस्मथ की बात करें, इसके नीचे आते थे कि इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, जो भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ पे जा रहा है, तो ये पूरे भरे हुए थे। इसका सील्डिंग इफेक्ट डाउन द ग्रुप जाने पे जो हमारा सील्डिंग इफेक्ट है वो पुअर हो जाता है। सील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर हो जाने की वजह से यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स इस न्यूक्लियस से इस शेल का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है। और हमको पता है कि एस और पी दोनों में सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कौन होगा न्यूक्लियस की तरफ, एस ऑर्बिटल। तो एस बहुत ज्यादा इससे अटैच हो जाने की वजह से इससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाते, हम सिर्फ पी से इलेक्ट्रॉन निकाल पाते हैं। और पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिप्लेस होते हैं, ना कि 5 इलेक्ट्रॉन रिप्लेस होते हैं। इसलिए इसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ जाती है। क्लियर, ये था हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें एक और आता है कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। तो यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस शो करेंगे। क्यों +4 शो करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस के पास जो लोन पेयर होता है ना, तो ये लोन पेयर प्रेजेंस होने की वजह से ये कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं किसी भी कंपाउंड के साथ, और ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट का टॉपिक। तो आई थिंक हमने यहाँ पे फिजिकल और ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है केमिकल प्रॉपर्टीज का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। देखो, पहला हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, सेकेंड ऑक्सीजन, और थर्ड है हाइड्रोजन। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, ठीक है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। तो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन जब हमारा 15 ग्रुप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। मैं एक इसमें रिएक्शन बता देती हूँ, जैसे कि ये कैल्शियम फास्फेट प्लस H2O देन फॉर्म PH3 प्लस H2O, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, मैं PH3 बन गया तो मतलब ये हाइड्राइड के साथ मिलकर NH3 PH3 AS3 SbH3 एंड BiS3 ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसको लेकर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस करूंगी। पहला बॉन्ड एंगल, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है। इस हाइड्राइड का बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। इसका जो है 107 होगा तो इसका कहीं ना कहीं 90 डिग्री तक डिक्रीज हो जाता है। बॉन्ड एंगल क्यों डिक्रीज होता है, हमको पता है NH3 मतलब यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडेशन आ रहा है, sp3 हाइब्रिडेशन आ रहा है। तो जब हम देख रहे हैं कि sp3 जिसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल तो नहीं होता क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल पिरामिडल स्ट्रक्चर बोल सकते हो। वैसे sp3 का 10928 होना चाहिए था, लेकिन ये 107 होता है क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट है। लोन पेयर की वजह से क्या होता है, लोन पेयर जो होता है बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शन बढ़ जाता है, रिपल्शन बढ़ने से बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। तो डाउन द ग्रुप जाने पे बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज डाउन द ग्रुप जाओगे तो देखो आप सबका साइज बढ़ रहा है ना, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ साइज इंक्रीज, और हाइड्रोजन साइज बढ़ने की वजह से बॉन्ड पेयर और लोन की पेयर के बीच का रिपल्शन बढ़ जाता है, और रिपल्शन बढ़ने की वजह से इनका बॉन्ड एंगल क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। फर्स्ट, सेकेंड है यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ भी डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज हो रहा है।
ये देखो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। NH3 इज मच मोर स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू BiS3, इसके कंपेयर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लोन, मैं बोल रही हूँ बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ, बेस का डेफिनेशन क्या होता है, तीन तरीके से हम बेस का डेफिनेशन दे सकते हैं। पहला, अकॉर्डिंग टू Arrhenius, when any substance replace OH minus ion in an aqueous solution, that is a base. Second, when any substance accept proton in aqueous solution, that is called a base. Third, Lewis base, when any substance remove lone pair of electron, so that is called a Lewis base. तो हम यहाँ पे Lewis base नहीं बोलेंगे, base बोलेंगे। तो ये OH तो रखता ही नहीं है ना, तो ये क्या करेगा, इसका साइज छोटा है, साइज छोटा होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये प्रोटॉन मतलब H प्लस को एक्सेप्ट करने की इसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी, इंक्रीज होगी, है ना, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। लेकिन यहाँ पे साइज बढ़ गया, बड़ा साइज हो गया, इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर हो गए, तो H प्लस को एक्सेप्ट करने की, पॉजिटिव या नेगेटिव है तो इसको एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी इसके कंपेयर में कम हो जाती है, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज होता है। थर्ड, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्ड क्वेश्चन, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी भी यहाँ पे डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज हो रही, क्यों? थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है कि कोई चीज कितना स्टेबल है और उस स्टेबल को हमको डेसोसिएट करने के लिए कितना थर्मल एनर्जी देना पड़ेगा। तो जो ज्यादा स्टेबल होगा ज्यादा थर्मल एनर्जी लगेगी। तो हमको पता है कि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि इसका साइज छोटा है, साइज छोटा होने की वजह से इसका बॉन्ड क्या होगा, ज्यादा पास पास बनेगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा। बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड लेंथ कम, लेस है, बॉन्ड लेंथ लेस है तो इसके जस्ट इनवर्सली प्रपोल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, उसको ब्रेक करने की एनर्जी ज्यादा लगेगी, इसलिए हमारा ये ज्यादा थर्मल स्टेबल होता है एज कंपेयर टू इसके। अगला आता है रेड्यूसिंग कैरेक्टर। नेक्स्ट, फोर्थ, रेड्यूसिंग कैरेक्टर। रेड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब क्या होता है, रेड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को, सॉरी, कोई चीज को हाइड्रोजन रिप्लेस करना, हाइड्रोजन रिप्लेस करना, ये सीरीज चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, सॉरी कौन ज्यादा रेड्यूसिंग कैरेक्टर होगा, ये क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने की वजह से ब्रेक जल्दी हो जाएगा और हाइड्रोजन जल्दी रिप्लेस हो, जो जितनी जल्दी हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा उतने ही अच्छा रेड्यूसिंग कैरेक्टर शो करेगा। तो यहाँ पे रेड्यूसिंग कैरेक्टर का सीरीज है, ठीक है। अगला यहाँ पे आता है फिफ्थ, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, सरफेस एरिया बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से यहाँ पे अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट का सीरीज चेंज हो जाएगा। यहाँ पे NH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा यहाँ पे। क्यों NH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, अपने ही एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसकी स्टेबिलिटी, उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है। इनकी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता इसमें, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते ही नहीं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की जब दो एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, मतलब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, तब इसका एक पॉजिटिव पार्ट दूसरे के नेगेटिव पार्ट के साथ एक बॉन्ड बना लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजन। ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के साथ बन रहा है इसलिए। तो बाकी भी फास्फोरस हाइड्रोजन, बाकी सभी में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव में ज्यादा डिफरेंस नहीं होने की वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्मेशन नहीं करता, इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट ऐसा नहीं होता है, मेल्टिंग पॉइंट उल्टा हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट में pH3 का सबसे ज्यादा होता है, बाकी सबसे pH3 का सबसे ज्यादा होता है। मैं उल्टा बता रहा हूँ, ये ऐसा होगा इनका,
ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इससे इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। लेकिन डाउन द ग्रुप जा रहे थे, क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, डाउन द ग्रुप जाने पे हमको पता है कि यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे क्या होगा, तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं बनेगा, लेकिन वॉन डेर वाल फोर्स का फॉर्मेशन रहता है। और जैसे जैसे वॉन डेर वाल फोर्स बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उसको तोड़ने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसके लिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के लिए फर्स्ट होगा ना, NH3 का सबसे ज्यादा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। लेकिन ये जो होता है, अब यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या बॉन्ड बनता है, वॉन डेर वाल फोर्स का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वॉन डेर वाल फोर्स डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ रहा है, क्योंकि साइज बढ़ता है मॉलिक्यूल्स का, तो वॉन डेर वाल फोर्स अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और उसको ब्रेक करने के लिए हमारा बॉइलिंग और मेल्टिंग दोनों इस तरह से यहाँ पे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट आता है सॉलिबिलिटी लास्ट। सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी किसके साथ, वाटर के साथ। वाटर के साथ कौन डिजोल्व होगा, जो पोलर होगा, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि सिर्फ NH3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ NH3 ही वाटर के साथ डिजोल्व होगा, बाकी कोई इसके साथ डिजोल्व नहीं होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमने बहुत शॉर्ट में पूरा यहाँ पे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल्स का मैंने एक पार्ट हाइड्रोजन का, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें मैं पूरा नाइट्रोजन ग्रुप को कंप्लीट करूंगी, जिसमें केमिकल्स के 2 बचे हुए हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग क्वेश्चन हम देखेंगे, क्योंकि प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन और प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया नाइट्रिक एसिड ऑलरेडी NCERT में दिया हुआ है, एक आध 2 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो ये हमने बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताया है। अगर आपको इसमें से कोई डाउट होता है, नाउ यू आस्क। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।